नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश दुनिया में आज क्या कुछ हुआ दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें कौन सी है। वहीं चलिए शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां पर देहरादून में गांधी पार्क के बाहर पेपर लीक और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई इन युवाओं पर। पुलिस ने लाठीचार्ज करके युवाओं को यहां से खदेड़ा। लाठीचार्ज से आक्रोशित युवाओं ने पथराव भी किया है। आक्रोशित बेरोजगार युवाओं ने वीआईपी रोड राजपुर को जाम कर दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे युवा तमाम भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करते हुए सबसे पहले सीबीआई की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग पर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बेरोजगार युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें यहां से खदेड़ा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड में देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां पर युवा पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें बदले में मिली तो लाठियां। पुलिस के लाठीचार्ज से गांधी पार्क में बवाल बढ़ गया। पुलिस ने यहां पर आए हुए बेरोजगारों को जमकर लाठियां भांजी और उन्हें पकड़ करके सरकारी पुलिस की वाहन में डाला गया और फिर दूर ले जाकर के उन्हें छोड़ा गया। कुछ को हिरासत में लिया गया। बहरहाल पेपर लीक और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग ये छात्र छात्राएं कर रहे थे। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ का कांकेर जिले में गुरुवार को दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के कोरर गांव के चिल्हाटी चौक पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। 7 मासूम स्कूली बच्चों की मौत इस हादसे में हुई है, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये सभी बच्चे ऑटो में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान चिल्हटी चौक के पास में तेज रफ्तार आ रहे एक ट्रक ने बच्चों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिससे मौके पर 5 बच्चों की मौत हुई है। दुर्घटना में घायल 4 बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां पर 2 और बच्चों की मौत हुई। और अब बात तुर्की की, जहां के हालातों की 5 तस्वीरें अगर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि तुर्की में आखिरकार किस तरीके के हालात है। क्योंकि पहले जिस तरीके से भूकंप आया, उसके बाद में बर्फबारी हुई है, तो लोगों की परेशानी अभी भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरा तुर्की मलबे में तब्दील है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। मलबे में एक बच्चे का रेस्क्यू हो रहा है। 5 तस्वीरें हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जिंदगी और मौत आपस में जूझते हुए लोग और जिंदगी की तलाश इन्हीं हालातों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम कर रही हैं। जिंदगी की तलाश की पहली तस्वीर देखिए। इन हालातों में ये खोजा जा रहा है कि अभी भी कोई जो है वो जिंदा बचा हो इस मलबे के भीतर। 62 घंटे के बाद जब एक लड़की का रेस्क्यू किया गया, दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। ये बच्ची जिंदा है और इसके बाद साथ ही वो तस्वीर भी देखिए ठीक इसके नीचे, जहां पर एक बच्चे का भी रेस्क्यू हुआ है और मलबे में एक लड़की मिली है, उसको निकाला गया है, अस्पताल में उसे ले जाया गया, तुरंत उसे इलाज दिया जा रहा है। और मौत का आंकड़ा हालांकि बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे अब बचाव राहत का काम आगे बढ़ रहा है, मलबे में दबे लोगों की जिंदगियां जो है वो खत्म हुई हैं। कुछ और लाशें भी लगातार मिल रही है। तो पूरा भावुक कर देने वाला पल तुर्की के लोगों के लिए, खासतौर पर ये सबसे बड़ी तबाही है तुर्की के लिए कि किस तरीके से जलजला आया और इस भूकंप ने कई लोगों की जिंदगियां ली। तो आखिरकार तुर्की और सीरिया में जलजला आया, सब कुछ तबाह करके चला गया। भारत लगातार इन परिस्थितियों के बीच तुर्की और सीरिया की मदद कर रहा है, जिसकी सराहना पूरी दुनिया से हो रही है। भारत की टीमें अभी तक जो है लगातार वहां पर पहुंच रही हैं, राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस तबाही के मंजर को आप समझिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, हैरान हैं और जिंदगी की तलाश की जा रही है। जद्दोजहद इस बात की है कि आखिर जिंदा रहें तो किस तरह से रहें, क्योंकि कुछ लोग जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके सगे संबंधी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो मलबे में नीचे दब करके मौत के मुंह में समा गए। कुछ बच्चे हैं, उनके सामने सवाल इस बात को लेकर के कि आगे की जिंदगी कैसे काटेंगे, क्योंकि चारों तरफ मलबा है और यहाँ पर खाने पीने से लगा करके तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियां, घर
से लगा करके अपनों को खोने का गम, सब कुछ के बीच में एक नई जिंदगी की शुरुआत लोगों को करनी है। जो जिंदा बचे हैं उनके लिए काफी मुश्किल भरा है और 62 घंटे रेस्क्यू के आप देखिए, अंदाजा लगाइए इस बात का कि आखिरकार उसके बावजूद भी मलबे में से किसी को बचाया जा रहा है तो वो कितना भावुक पल होगा, क्या एहसास होगा रेस्क्यू टीम्स के लिए भी। और खासतौर पर एक तस्वीर आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, जब बच्चे को बचाया गया हर कोई भावुक था कि इतना एक लंबा टाइम ये बच्चा मलबे के नीचे दबा रहा, आखिर रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची, इसे समय पर बाहर निकाल लिया गया, वरना ये मौत के मुंह में समा जाता। तो अब बात करेंगे कंगाल हो चुके पाकिस्तान की। जी हां, पाई पाई का मोहताज पाकिस्तान अपने दोस्त चीन को बड़ा झटका देने वाला है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने चीन के रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% कम करने की बात की है। इससे पाकिस्तान में चीन की कई बड़ी परियोजनाएं अटकती हुई नजर आ रही हैं। आर्थिक बदहाली से जूझते पाकिस्तान को चीन की बड़ी परियोजनाएं अब भारी पड़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कहा है कि उनका देश अपनी मेगा रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% तक कम करने के लिए चीन के साथ बात करने की योजना बना रहा है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब उस रेलवे प्रोजेक्ट में उतना पैसा नहीं लगा सकता जितना उसका चीन से करार था। इसीलिए वो चीन से ये गुहार लगाने जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत कम की जाए। हमारा ख्याल है कि हमें इसकी कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान शायद इतना बड़ा लोन अफोर्ड ना करे। नवंबर 2022 में चीन और पाकिस्तान कराची से पेशावर तक 1163 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच ये समझौता भी चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान इसका खर्च नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसका खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया है और वो अब चीन से कर्ज भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि पहले ही चीन ने इस परियोजना के नाम पर भारी भरकम कर्ज देकर पाकिस्तान को फंसा रखा है, जिसे चुका पाने के बारे में पाकिस्तान इन दिनों सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो अपने लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करने तक के पैसे नहीं बचे। जबकि चीन का पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि पूरे पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ सकती है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में विपक्षियों पर जमकर हमला बोला और कीचड़ कमल पर शायरी, सेक्युलरिज्म की परिभाषा समेत कई मुद्दों को लेकर के कड़े प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं खैरपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले हमने जो कहा था उसको करके दिया। हमने 2018 में कहा था कि कुछ बातें त्रिपुरा से खत्म हो जाएंगी। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमने त्रिपुरा से लाल आतंकवाद को समाप्त कर दिया। 2018 की जब मैं बात करता हूं तो 2018 त्रिपुरा की राजनीति में एक तरफ से निकास द्वार साबित हुआ है और एक तरफ से प्रवेश द्वार साबित हुआ है। निकास द्वार साबित हुआ है लाल आतंक का। और चलिए अब बात रफ्तार के कहर की। देखते ही देखते कैसे काल के गाल में युवक समा गया। सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए और ये खास रिपोर्ट देखिए। रफ्तार का कहर और आए दिन होने वाली मौतें ये न सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होती है, बल्कि कई परिवारों में भी सन्नाटा छोड़ जाती है। सड़क हादसे की एक ऐसी ही तस्वीर जो रूहें सिहराने वाली है। देखते ही देखते कैसे काल के गाल में युवक समा गया। सीसीटीवी वीडियो को देखिए तो पता चलेगा। हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही बाइक और क्रॉसिंग से मुड़ रही स्कूटी, दोनों की टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों हवा में उछल जाते हैं। बाइक सवार युवक मौके पर ही दम तोड़ देता है।
स्कूटी सवार जख्मी हैं। राजाजीपुरम इलाके में ये हादसा हुआ, जो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। ऐसे हादसे हमें आगाह करते हैं। तो वहीं पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना के जवान आधुनिक हथियारों के साथ नियंत्रण रेखा पर मुस्तैदी से तैनात हैं। बर्फबारी और धुंध के बीच बुलंद हौसले के साथ सेना के जवान दुश्मन की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं कश्मीर घाटी में भी मौसम ने करवट ले ली है। कहीं रिमझिम बारिश है तो कहीं बर्फबारी हो रही है। कुपवाड़ा, गुलमर्ग और पहलगाम के इलाके में हल्की से बर्फबारी हुई है। वहीं श्रीनगर, गांदरबल समेत कई जगहों पर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है, जिससे सर्दी यहां पर बढ़ गई। उधर ऊना के बनेदी हट्टी में एक बड़ा आग का तांडव देखने को मिला। इस हादसे में प्रवासी मजदूरों के 4 बच्चों की मौत होने की दुखद खबर है। रिपोर्ट देखिए। तब उठ के आया तब तो बच्चे और भी मेरा जल गया इसके अंदर। मेरे को बोला पापा पापा जो आग लग गया। ऊना में थाना अंबे के बनेदी हट्टी में बने प्रवासी मजदूरों की 2 झुग्गियों में अचानक आग लग गई। जिसमें झुलसकर 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चों में 3 सगे भाई बहन थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो भी नींद में था। वो बोला पापा पापा वो तो आग लग गया, देखो उधर कहीं आग लग गया। जैसे मैं आंगन में निकले वैसे देखे पूरा 4-5 मिनट के अंदर में जाए दोनों। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो और उनकी पत्नी एक झुग्गी में सो रहे थे और उनका बच्चा साथ के दूसरी झुग्गी में सो रहा था। तभी अचानक आग भड़क गई। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक 3 बच्चे और एक रिश्तेदार का बेटा आग की चपेट में आ गया। मार खा के सब सो गया था इधर। अब मालूम नहीं आग कभी लग गया, ये नहीं कोई देखा। जब सब ये जल गया ना तब मालूम पड़ा जो आग लगा। तब उठ के आया तब तो बच्चे और भी मेरा जल गया इसके अंदर। कितने बच्चे थे? 4 था। इस घटना पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अति दुखद जिला ऊना में अंब के पास आगजनी के बनेदी हट्टी से 6 से 17 साल के 4 बच्चों की जिंदा जलकर मरने की खबर से दुखी हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे व परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ये सभी प्रवासी मजदूर बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान रमेश दास के 6 वर्षीय बेटा शिवम कुमार, 7 वर्षीय बेटा गोलू कुमार, 14 वर्षीय बेटी नीतू कुमारी और कालिदास के 17 वर्षीय बेटे सोनू कुमार के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उज्जैन में कल से शिवरात्रि की धूम होगी और बाबा महाकाल का पूजन प्रारंभ होगा। कल से अगले 9 दिनों तक बाबा महाकाल अपने भक्तों से अलग अलग रूपों में मुलाकात करेंगे, दर्शन देंगे। शिवरात्रि के पहले दिन बाबा चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे और कुंड के पास कोटेश्वर रामेश्वर का पूजन होगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष का संयोग इस बार धार्मिक न्यास से बन रहा है, जिसके चलते सुबह 10:30 बजे होने वाली भोग आरती अब दोपहर को 2 बजे होगी और संध्या पूजन शाम को 5 बजे की जगह पर 3 बजे होगा।
वहीं 19 फरवरी को सुबह होने वाली भस्म आरती दोपहर के वक्त होगी। महाशिवरात्रि के दिन बाबा के दरबार में शनि प्रदोष भी महादिन आ रहा है। शनि प्रदोष आने के कारण भगवान महाकाल मंदिर की जो परंपरागत व्यवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का सायंकाल अभिषेक किया जाता है। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन होकर और जो सिंधिया का जो अभिषेक है उसके पहले भगवान महाकाल की रुद्राभिषेक किया जाएगा एवं सायंकाल भगवान को भोग लगेगा। वो प्रातः काल से सायंकाल तक भगवान शिव के दरबार में नाना प्रकार के फलों के रसों से भगवान का पूजन अभिषेक चलेगा। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जांच की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने शास्त्री भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने इस मामले में सदन के अंदर और बाहर लगातार प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस मामले में जेपीसी बनाकर जांच की मांग कर रही है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय दौरे पर गुरुग्राम स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्था के ओम शांति सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि G20 फोरम पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी अपने विचार रखे। राष्ट्रपति मुर्मू ने आत्मा से लेकर शरीर तक का ज्ञान दिया। इस मौके पर उनकी अगवानी करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका भी पहुंची। भारत द्वारा G20 फोरम का उपयोग महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देने तथा विश्व समुदाय में समावेशी विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। देवियों और स्वजनों, आज मुझे एम्पावरिंग द फैमिली अभियान का शुभारंभ करके प्रसन्नता हुई है। एक माँ का स्वभाव हमेशा समावेशी यानी इंक्लूसिव होना चाहिए। एक माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, इसीलिए प्रकृति को भी मदर नेचर कहा जाता है।